मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम सी प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। आज हम हमारी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि आखिर सी का प्रोग्राम कैसा होता है, क्या क्या बेसिक रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं, किन छोटी छोटी पर मोटी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। इन सारी चीज़ों से हम मुखातिब होंगे दोस्तों आज के लेक्चर में। पर पहला प्रोग्राम बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ सिमिलरिटी देखें कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखा करते थे तो उसमें हम किन स्टेप्स को फॉलो किया करते थे, फिर जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तब हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या दोनों में कोई समानता है, क्या कोई सिमिलरिटी है? क्योंकि सी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो कम से कम लैंग्वेज तो उन दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब और भी कई सारी सिमिलरिटीज़ होगी। तो ये सिमिलरिटीज़ आइए दोस्तों हम देखते हैं। ये सिमिलरिटीज़ हम क्यों देख रहे हैं? ये इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर जो समझ है वो और गहरी बने, कुछ एक अच्छी भूमिका बने आने वाले प्रोग्राम बनाने से पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अगर बोर्ड पर निगाहें जमाएंगे, आप बोर्ड पर गौर फरमाएं, तो यहाँ हमने सबसे ऊपर तो लिख ही दिया है सिमिलरिटी इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश, तो हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश को सीखा करते थे तो हम किन स्टेप्स को फॉलो किया करते थे। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम स्कूल में गए थे, जब हम मासूम थे, छोटे से थे, जब हम छोटी चड्डियाँ पहना करते थे, उस समय जब हम स्कूल में गए तो सबसे पहले हमको स्कूल में सिखाया गया था दोस्तों अल्फ़ाबेट्स, ए से लेकर जेड तक। हर लैंग्वेज के कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं, वो बेसिक सिंबल्स हमको सिखाए गए इंग्लिश के, जिनको कहते थे अल्फ़ाबेट्स, एस से लेकर जेड तक, ए बी सी डी जेड। जब हमने उन अल्फ़ाबेट्स को सीख लिया, रट लिया, तब हमें हमारे गुरुओं ने अगला कदम दिखाया और उन्होंने कहा कि बच्चों अब तुम सीखो वर्ड्स। और फिर हमने उन अल्फ़ाबेट्स से मिलकर बनने वाले वर्ड्स सीखे, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक। फिर धीरे धीरे हम वर्ड्स भी सीखते चले गए, कई सारे वर्ड्स हमने सीखे। फिर जब वर्ड्स सीख कर हम थोड़े और काबिल हुए तो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया सेंटेंस बनाना। सेंटेंसेस वर्ड्स को जोड़कर बनाए जाते थे, वर्ड्स के कलेक्शन होते थे और उनसे मिलकर सेंटेंसेस बनते थे। और सेंटेंसेस के कुछ मीनिंग होते थे, जैसे उदाहरण के लिए इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मिलाकर ये सेंटेंस हमने बनाया, जिसका मतलब है भारत एक महान देश है और भारत यकीनन सबसे महान देश है। फिर हम आगे आते हैं, तो फिर जब हमने सेंटेंसेस बनाना सीख लिए दोस्तों, तो फिर उसके बाद हम आए पैराग्राफ्स बनाने पर। फिर हमने पैराग्राफ्स बनाए, अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा, कई सारे सेंटेंसेस को जोड़कर हमने पैराग्राफ बनाए। जब हम पैराग्राफ बनाना सीखे तो हमने फिर कई सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी लिखी, समझी, पढ़ी। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक लैंग्वेज इंग्लिश को सीखा। क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में भी कुछ इसी तरह की स्टेप्स को फॉलो किया जाता है? जी बिल्कुल, बेशक, क्योंकि सी भी एक लैंग्वेज। कुछ ऐसे ही कदमों को हम आगे बढ़ाते हुए सी लैंग्वेज को भी सीखेंगे यहाँ पर। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो सी लैंग्वेज में भी हम सीखते हैं, तो वो सीखते हैं सी लैंग्वेज के बेसिक सिंबल्स। एक तरह से इन सबको कह लीजिए आप सी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते थे, वैसे ये सी लैंग्वेज के इतने सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। अंग्रेजी के तो 26 लेटर होते थे, कैपिटल और स्मॉल लेटर को अगर मिला ले तो 52। यहाँ सी लैंग्वेज में और भी ज़्यादा सिंबल्स होते हैं। एक तो सारे अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर आ गए, स्मॉल लेटर्स सारे आ जाएंगे, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। सारे कैपिटल लेटर्स आ गए, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। फिर सारे डिजिट्स आ गए, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, ये सारे डिजिट्स। फिर और जो बेसिक सिंबल्स सी के अगर हम पढ़ेंगे तो वो हो गए हमारे स्पेशल सिंबल्स, जैसे एट द रेट, हैश, कॉमा, ये सारे के सारे हमारे बेसिक सिंबल, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा में लगाना भूल गया। इसके अलावा भी जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सभी भी सी के कैरेक्टर सेट्स में आते हैं, कैरेक्टर सी के बेसिक सिंबल्स में आते हैं। फिर जब हम इन सारे सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड, जैसे यहाँ वर्ड्स होते हैं वैसे यहाँ पर होते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, कीवर्ड्स। इनको भी हम बड़े अच्छे से आने वाले वक्त में समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब सीखना। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस।
ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना दोस्तों, ये इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट से, वेरिएबल से, कीवर्ड्स से, इन्हीं से मिलकर हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। इंस्ट्रक्शंस ठीक वैसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। फिर जब हम इंस्ट्रक्शंस बनाना सीख जाएंगे तो हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ मिला देंगे, उनके सेट बना देंगे, और उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही हम कहते हैं प्रोग्राम। जैसे कि इंग्लिश में हम सेंटेंसेस सीख जाते थे, तो हम कई सारे सेंटेंसेस को एक साथ अगर मिला देते थे तो उससे बन जाते थे पैराग्राफ्स, तो वैसे यहाँ बन जाते हैं प्रोग्राम्स। तो ये दोस्तों हमने देखी थी एक तरह से एनालॉजी, एक सिमिलरिटी बिटवीन इंग्लिश एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी ज़िंदगी के सबसे पहले सी प्रोग्राम की तरफ। आइए दोस्तों हम सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों की आंखों के सामने अचानक से प्रोग्राम आ गया होगा, आप लोग सोचोगे मैंने कब लिखा। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला सी का प्रोग्राम है। आइए इसकी खूबसूरती को हम समझते हैं, कैसे इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे, उन छोटे छोटे नियम कायदों को हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड conio.h। तो यहाँ दोस्तों ये जो stdio.h और ये जो conio.h है, तो इसमें ये जो stdio और ये जो conio है, इनको कहते हैं दोस्तों हेडर फाइल्स। इनको कहा जाता है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स। फिर इनके आगे दोस्तों लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड। तो ये हैश इंक्लूड जो होता है, इन दोनों ही हैश इंक्लूड को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, हेडर फाइल्स, इनका नाम आपने बता दिया, यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बता दिया, शुरू में ही आपका थोड़ा सा सर चकराने लगा हो आखिर ये क्या है। तभी दोस्तों इसको हम नहीं समझ सकते पूरी तरह से कि ये क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। इस चीज़ को समझने में अभी हमको थोड़ा माहिर बनना होगा, थोड़ा सा वक्त देना होगा। पर हाँ, अभी आप लोग इतना मान के चलिएगा कि आगे आप जो भी प्रोग्राम्स लिखें उन प्रोग्राम्स में ये 2 लाइनें ऊपर लिख दिया करें, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्यों लिखी है, क्या काम है इनका, इन सब चीज़ों पर आगे जाकर हम इन राजों से भी पर्दा उठाएंगे ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो इनकी बात हुई। अब जब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे void main। हमने लिख दिया यहाँ पर void main। अब void क्या होता है, main क्या होता है, इन चीज़ों को समझने में अभी आपको थोड़ा सा धीरज धरना होगा। void को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। क्या होता है रिटर्न टाइप, अभी हमको नहीं पता और अभी हमको जानना भी नहीं। जब हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस void को बड़े ही अच्छे से समझ लेंगे, अभी हमको नहीं जानना। अभी बस ऐसा लिख देते हैं, void हम लिख देते हैं, फिर ऐसा मेन लिख देते हैं। तो हमने यहाँ मेन लिख दिया। मेन क्या है, तो मेन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। मेन इज एन स्टैंडर्ड फंक्शन। और ये पैरेंथेसिस क्या है, तो ये पैरेंथेसिस दोस्तों जो भी फंक्शंस होते हैं यहाँ सी में, जितने भी आप फंक्शंस देखेंगे तो उनके आगे आप ऐसे पैरेंथेसिस देखेंगे। तो अपने को बस अभी इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जहाँ आगे ऐसे पैरेंथेसिस मिल जाए ना, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन है। तो मेन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन क्यों है, ये इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन है क्योंकि इसी के अंदर हम सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं प्रोग्राम के। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो हम इस मेन के अंदर लिखते हैं, इस मेन की बॉडी में लिखते हैं। मेन की बॉडी, अब ये क्या होता है भाई, बॉडी तो इंसानों की होती है, जानवरों की होती है, मेन की बॉडी। तो दोस्तों मेन की बॉडी, या कह लीजिए इसी के लिए एक और शब्द यूज़ होता है मेन का ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मेन, जैसे आपने लिखा void main, फिर इसके बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों कर्ली ब्रैकेट का खुलना। इस कर्ली ब्रैकेट के ओपन होने का मतलब है
कि हमने मेन के ब्लॉक को यहाँ पर ओपन कर दिया, मेन के ब्लॉक को हमने यहाँ पर खोल दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इट इज़ द पार्ट ऑफ मेंस ब्लॉक, ये मेन के ब्लॉक का पार्ट है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर मेन का ब्लॉक बंद हो गया, यहाँ पर मेन फंक्शन का ब्लॉक बंद हो गया। तो दोस्तों ये है मेन फंक्शन, और ये कर्ली ब्रैकेट जहाँ से ओपन हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है वो पूरा है मेन का ब्लॉक, मेन फंक्शन की बॉडी। अब इस मेन फंक्शन की बॉडी में हम क्या करेंगे, यहीं हम वो प्रोग्राम लिखेंगे, यहीं हम वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होगा। तो ज़रा देखते हैं दोस्तों इसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार उन पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है CLRSCR और इसके आगे लगा हुआ है पैरेंथेसिस। CLRSCR फिर लगा हुआ है पैरेंथेसिस। CLRSCR क्या होता है? तो CLRSCR का दोस्तों पूरा नाम होता है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने वाला, उसको हम कहते हैं CLRSCR। और इसके आगे लगा हुआ है ऐसा पैरेंथेसिस, मतलब ये भी दोस्तों क्या है, एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन क्या है? तो दोस्तों ये फंक्शन जो हम जिसको बार बार बोल रहे हैं फंक्शन का मतलब आप लोग कुछ ऐसा समझ लीजिएगा जो हमारे लिए कुछ काम करे, जो हमारे लिए प्रोग्राम में कुछ काम करेगा उसको हम कहते हैं फंक्शन। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, फिर फंक्शंस को हम पूरा डिटेल में आने वाले टाइम में समझेंगे। जब आप फंक्शंस में माहिर हो जाएंगे, आप फंक्शंस के साथ खेलेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ लेंगे। पर अभी बस इतना समझिएगा कि हाँ भाई फंक्शन हमारे लिए कुछ काम करता है। जैसे इसका नाम है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। कौन सी स्क्रीन को क्लियर कर देता है उस पर भी अभी हम आएंगे। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि CLRSCR एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर कर देता है। फिर दोस्तों ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने एक सेमी कॉलन लगा रखा है जिस पर मैंने अभी गोला बनाया है। तो दोस्तों ये जो सेमी कॉलन होता है इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर। इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर मतलब ये जताता है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। CLRSCR फंक्शन हमने यहाँ जो लिखा था ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन था दोस्तों। ये एक फंक्शन तो है ही पर साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन भी है, और एक इंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इसलिए हमने लगा दिया सेमीकोलन। ये सेमीकोलन कहलाता है इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर, जो बताता है कि भाई इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, अब इसके आगे नया इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने बात की थी कि प्रोग्राम तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो हमको यहाँ ये भी जताना होता है दोस्तों कि पहला इंस्ट्रक्शन खत्म, अगर ख़त्म हो गया सेमीकोलन, फिर अगला इंस्ट्रक्शन जहाँ वो ख़त्म होगा फिर वहाँ सेमीकोलन, फिर अगला इंस्ट्रक्शन, फिर वो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ सेमीकोलन। जैसे कि इंग्लिश में एक सेंटेंस ख़त्म होते ही हम लगाते हैं दोस्तों फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये जताता है कि भाई पहला सेंटेंस ख़त्म हो गया, फिर उस फुल स्टॉप के बाद से अगला सेंटेंस शुरू होता है। वैसे ही ये सेमीकोलन यहाँ काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंस्ट्रक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर ये printf। तो ये जो अगला इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिखा है तो क्या ये हमेशा अगली लाइन में ही आएगा? नहीं दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा अगली लाइन में ही आएगा। अगर आप चाहें तो इस अगले इंस्ट्रक्शन को यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते थे। सेमीकोलन के बाद से भी हम चाहें तो अब अगला इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ कोई रूल नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन एक अलग लाइन में ही आए, पर ये तो हम लिख देते हैं हमारी सहूलियत के लिए, थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा खूबसूरत लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, आसान लगे, इसलिए हम अलग अलग लाइन में इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। वरना आप चाहें तो सेमीकोलन ख़त्म होने के बाद अगला इंस्ट्रक्शंस वहीं से शुरू कर दें, कोई आप पर उंगली उठाने वाला यहाँ नहीं है। तो हमने अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन को ज़रा देखिए, इसमें लिखा हुआ है printf, फिर ऐसे लगे हुए हैं पैरेंथेसिस। हाँ, ये बात कुछ और है कि इस बार पैरेंथेसिस के बीच में कुछ लिखा हुआ है, पर दोस्तों ये भी पता है क्या है, ये भी फंक्शन ही है। पैरेंथेसिस लग गया ना, फंक्शन ही है ये भी। हाँ, ये बात कुछ और है कि इस बार पैरेंथेसिस के बीच में कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हो सकता है। अगर कुछ लिखा हुआ भी तब भी ये फंक्शन ही है। इसका नाम है printf।
प्रिंट एफ का पूरा नाम होता है प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन, तो ये भी एक फंक्शन हो गया, तो ये भी हमारा एक फंक्शन की बिरादरी में आने वाला इंस्ट्रक्शन है। ये यहीं ख़त्म हो गया। इसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है डबल कोट्स में। ऐसा लिखने से क्या होगा, इस पर भी हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। अब यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया, मतलब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ ख़त्म हुआ दोस्तों, यहाँ इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर आ गया। फिर इसी की अगली लाइन में हमने लिखा हुआ है गेट सी एच, इसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। बताइए ये क्या है? बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये भी क्या है दोस्तों, एक फंक्शन ही है, क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है पैरेंथेसिस। ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा, थोड़ा धीरज धरिए, उस पर भी अभी हम आते हैं। अब ज़रा यहाँ देखिए दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो गए यहाँ पर, यानी कि इस मेन का जो ब्लॉक है वो क्लोज हो गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम यहाँ आते आते मुकम्मल हुआ दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो ये तो दोस्तों हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी प्रोग्राम देखा था, अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी पिक्चर अभी बाकी, इसका पूरा एग्जीक्यूशन हम अभी देखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपाइलर्स की। जहां आप ये प्रोग्राम्स लिखेंगे उन IDEs की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं। तो दोस्तों कई सारे अलग अलग कंपनीज़ ने सी के कंपाइलर बनाए हुए हैं, जैसे टर्बो का बना हुआ है, एक GCC कंपाइलर भी आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से आपको अलग अलग कंपाइलर्स देखने को मिलेंगे। हम जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो तो टर्बो के कंपाइलर को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। अब आप कभी ऐसा सोचें कि टर्बो का कंपाइलर तो पुराना है, आप उसी में क्यों प्रोग्राम सिखा रहे हैं, नए कंपाइलर से ले लेते उसमें सिखा लेते। दोस्तों कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मामूली सा फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, वो फ़र्क हम देख लेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर कि अगर आपने टर्बो के कंपाइलर के हिसाब से सी की प्रोग्रामिंग सीख ली तो आप ज़माने से पीछे छूट गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ थोड़े से चेंजेस, हल्के से मामूली से चेंजेस करके हम इन ही प्रोग्राम्स को दूसरे कंपाइलर में भी रन कर देते हैं, और वो चेंजेस इतने मामूली से हैं कि वो आप खुद ही जब एक पल में ही आप उन चेंजेस को समझ लेंगे। तो ये जो दोस्तों हम प्रोग्राम लिख रहे हैं अभी टर्बो के कंपाइलर को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से लिख रहे हैं। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए टर्बो की IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसमें दो चीज़ें होती है दोस्तों IDE के अंदर, एक तो होता है हमारी एडिटर स्क्रीन होती है जहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, और एक होती है हमारी आउटपुट स्क्रीन जहाँ हमको उस प्रोग्राम का आउटपुट नज़र आता है। उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद जो कंप्यूटर हमको आउटपुट दिखाता है वो आउटपुट नज़र आता है, और उसी में होता है टर्बो सी का कंपाइलर, सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी उसी में होता है। तो हम जब ये प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे, जब आप इसको खोलोगे आपके कंप्यूटर में, जब आप इसको ओपन करोगे तब आप देखोगे कि अचानक से एक ब्लू कलर की स्क्रीन आपके सामने प्रकट हो जाती है। फिर उस ब्लू कलर की स्क्रीन पर हम लोग एक फाइल में जाकर नई फाइल लेते हैं, न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर हम प्रोग्राम को टाइप कर देते हैं। तो ये हम प्रोग्राम वहाँ पर हमने मान लीजिए इस तरह से टाइप कर दिया। हम आगे जाकर इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, हम कंपाइलर कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन करके उसका भी एक लेक्चर वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, जिससे कि समझने में कहीं कोई तकलीफ़ ना हो। पर अभी थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करते चलिएगा। तो वो जो स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ब्लू होता है, हम हमारे हिसाब से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम हम टाइप कर दिया मान लो हमने। अब इस प्रोग्राम को हमको कंपाइल करना होता है दोस्तों। प्रोग्राम को सिर्फ टाइप करने से यहाँ काम नहीं चलता, अब उसको हम कंपाइल करते हैं। अब हम कंपाइल करने का मतलब होता है हम कंपाइलर से कहते हैं कि भाई कंपाइलर हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन कर। इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को चेक कर कि कहीं कोई इसमें एरर तो नहीं, अगर एरर है तो बता, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो बता, हम उस गलती को सुधारेंगे। फिर हम उस गलती को सुधार के हमें तू उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देना ऑब्जेक्ट कोड में, एक एग्जीक्यूटेबल कोड में। दोस्तों पूरी कंपाइलेशन की एक प्रोसेस होती है, पर उसको हम अभी एक पल में नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए हमको कुछ स्टेप्स उसके सीखने होंगे। एक बड़ा सा एक पूरा सब्जेक्ट होता है कंपाइलर डिज़ाइन का, वो भी हम आगे जाकर उसके भी लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर कंपाइलेशन का प्रोसेस पहले करते हैं। कंपाइलर हमको बता देता है कि कहाँ एरर्स हैं, और हम उन एरर्स को सुधार देते हैं। अगर एरर्स होती है तो हम उन एरर्स को सुधार देते हैं। फिर हम इस प्रोग्राम को
जब इसमें कोई एरर नहीं होती फिर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है? तो एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हर एक इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन फॉलो करता है, वन बाय वन हर एक इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। उसको कहते हैं दोस्तों एग्जीक्यूशन, उसको कहते हैं प्रोग्राम का रन होना। तो जब प्रोग्राम रन होता है तो आउटपुट स्क्रीन पर उसका हमको आउटपुट भी नज़र आता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते जाते हैं वैसे वैसे हमको प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर नज़र आता जाता है। तो अब दोस्तों देखते हैं इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा नज़र आएगा। हमने ऐसा प्रोग्राम टाइप कर लिया था, कंपाइल भी कर लिया। कंपाइल करने पर इसमें कोई एरर नहीं आई भगवान की दया से। तो अब हम इसको क्या करते हैं? रन करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर इसको रन कैसे करेगा। तो सबसे पहले मेन के अंदर कंट्रोल आता है। मेन के अंदर जैसे ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, यहाँ कंट्रोल आता है। इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शन में एक फंक्शन लिखा हुआ है हमने, CLR SCR, और इसके आगे लगाए हुए हैं पैरेंथेसिस। इस फंक्शन का नाम है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो दोस्तों अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि यहाँ ये हेडर फाइल्स होती हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा एक बात और इनके बारे में हम ये जान सकते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स होती है ये इन फंक्शंस को सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे, पर हाँ ये हेडर फाइल्स इन फंक्शंस को सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कैसे करती है इस रात से बाद में पर्दा उठाएंगे। तो अभी दोस्तों देखिए CLR SCR था, क्लियर स्क्रीन फंक्शन था, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। कौन सी स्क्रीन को? यहाँ दो तरह की स्क्रीन है। एक स्क्रीन तो वो जब हम प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं, और एक स्क्रीन वो जिस पर हमको प्रोग्राम का आउटपुट नज़र आएगा। तो दोस्तों ये CLR SCR फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देता है। क्लियर करने का मतलब क्या होता है? इसको आप दोस्तों कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे बोर्ड है, बोर्ड पर मान लो अगर मुझे कुछ लिखना है, आज के लेक्चर में मुझे कुछ लिखना है, तो यकीनन कल के लेक्चर में जो मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया था वो मुझे साफ़ करना होगा पहले। उसके बाद मैं आज के लेक्चर में जो पढ़ाऊँगा वो लिखूँगा। अगर कल के लेक्चर में लिखा हुआ भी बोर्ड पर रहेगा और आज के लेक्चर में भी मैं जो समझाना चाहता हूँ अगर वो भी मैं बोर्ड पर लिखूँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, दिमाग की बत्तियाँ गुल होने लग जाएंगी, कुछ क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो हम भी कुछ ऐसा ही यहाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमको नज़र आए तो पुराने जो आउटपुट्स थे वो सारे क्लियर हो जाए, वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर ना पड़े रहें। इसके लिए हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। और ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है इसको कॉनियो हेडर फाइल सपोर्ट करती है। तो ये क्या करेगा? हमारी आउटपुट स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देगा, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, पूरी साफ एकदम चकाचक। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। यहाँ है दोस्तों printf फंक्शन। अब ये भी फंक्शन है, कुछ ना कुछ काम करेगा। इस printf फंक्शन को ये हेडर फाइल सपोर्ट करती है दोस्तों, stdio। ये जो हेडर फाइल है ये इस printf फंक्शन को सपोर्ट करती है। अब ये printf फंक्शन क्या करेगा? तो जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस printf फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो ज़रा इस printf फंक्शन के अंदर दोस्तों देखिएगा डबल कोट्स में हमने लिखा हुआ है माय, फिर है एक स्पेस, फिर फर्स्ट, फिर है एक स्पेस, फिर सी, फिर एक स्पेस, फिर प्रोग्राम, और ये डबल कोट्स हमने बंद कर दिया। इस printf फंक्शन की ये खासियत है दोस्तों कि जो कुछ भी डबल कोट्स में आप इसके अंदर लिख दोगे, जो कुछ भी आपने डबल कोट्स में इसके अंदर लिख दिया, ये हूबहू उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। ठीक वैसा का वैसा ही। कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसी की वैसी प्रिंट नहीं होती, उनका हम आगे जिक्र करेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना मान के चलिए कि जो कुछ भी हमने इस printf के डबल कोट्स में लिख दिया वो हूबहू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो ज़रा दोस्तों बताइए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? इसमें हमने लिखा हुआ है माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ये है हमारी आउटपुट स्क्रीन, ये हमारा मॉनिटर है, ये उसकी आउटपुट स्क्रीन है। तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसकी जो शुरुआत होती है, जो उसकी बिगनिंग मानी जाती है, जो ओरिजिन अगर उसका माना जाता है तो वो माना जाता है सबसे लेफ्ट में, सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर से, यहाँ से, इस कॉर्नर से। यानी कि जो कुछ भी दोस्तों प्रिंट होगा
वो इस कॉर्नर से प्रिंट होना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ इस स्क्रीन में, इस मॉनिटर में कहीं भी प्रिंट हो जाए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले जो ये मैसेज प्रिंट होगा वो यहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा। तो कैसे प्रिंट होता है ये दोस्तों, उस पर नज़र डालते हैं। एक आप मान लीजिए कि कर्सर सा होगा यहाँ पर, जो पहले देखेगा एम को प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, अपनी पोजीशन को आगे सेट करेगा, फिर प्रिंट होगा वाई, फिर अपनी पोजीशन को थोड़ा आगे सेट करेगा, फिर यहाँ देखते हैं कि स्पेस है तो वो एक स्पेस यहाँ भी आ जाएगी, फिर फर्स्ट, फिर स्पेस है, फिर सी, फिर स्पेस है, फिर कुछ इस तरह से प्रोग्राम भी प्रिंट हो जाएगा। और एक आपको यहाँ पर कर्सर सा ब्लिंक होता हुआ नज़र आएगा। तो एक तरह से ये अब अगली पोजीशन को बता रहा है कि जो कुछ भी अब आगे प्रिंट होगा वो इस एम के आगे यहाँ से प्रिंट होगा। तो इस तरह का मैसेज दोस्तों हमको आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट हो गया। जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ और जो कुछ भी इस प्रिंटफ में लिखा था वो हूबहू प्रिंट हुआ है दोस्तों, वैसा का वैसा ही। फिर इसके बाद हमने लगाया हुआ है दोस्तों गेट ch फंक्शन। तो टर्बो के कंपाइलर में कुछ इस तरह से होता है कि जब आप जिस स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखते हैं, जब आप वहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो सीधी से आपके सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन प्रकट हो जाती है। और वो स्क्रीन जो थी नीली स्क्रीन जिस पर हम प्रोग्राम लिख रहे थे, वो कहीं अचानक से चली जाती है और एक ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आती है। एक ऐसा नज़ारा एकदम आंखों के सामने छा जाता है और उस पर हमको ये मैसेज नज़र आ जाता है। पर अब कंट्रोल को ये पता नहीं होता कि आप इस आउटपुट को कितनी देर तक देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 1 सेकंड में आपका मन भर जाए इस आउटपुट को देखकर, हो सकता है आप इसको आधे घंटे तक निहारना चाहें इस आउटपुट को। तो ये क्योंकि कंट्रोल को पता नहीं होता, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जब तक हम तसल्ली से इस आउटपुट को देखना चाहें तब तक हम देख लें, तो उसके लिए हमने ये गेट ch फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये गेट ch फंक्शन क्या करता है, तो ये गेट ch फंक्शन हमारी आउटपुट स्क्रीन को हॉल्ट कर देता है, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को यहीं रोक देता है। जहाँ ये कॉल होता है वहीं हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है, वो इस कर्ली ब्रैकेट तक आता ही नहीं, कंट्रोल को आने ही नहीं देता। तो ये रोक देता है इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को यहीं, इसलिए हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज नज़र आता है और ये ठहरा होता है, ठहर जाता है, थम जाता है ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर। कब तक थमा रहेगा, तो दोस्तों इस फंक्शन का नाम है गेट कैरेक्टर फंक्शन और इस फंक्शन को सपोर्ट मिलता है कॉन्यू हेडर फाइल से। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, इसका नाम है गेट कैरेक्टर। मतलब ये आपके आउटपुट स्क्रीन को तब तक रोक कर रखेगा जब तक कि इसको एक कैरेक्टर हम कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो ये जो गेट कैरेक्टर फंक्शन है ये तृप्त हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा देगा। तो यहाँ आपके सामने तो ये आउटपुट स्क्रीन पर ये शो हो ही रहा था, आपने इसको तसल्ली से देखा और जैसे ही आपने कीबोर्ड से एक कैरेक्टर प्रेस किया तो ये गेट कैरेक्टर फंक्शन उस कीबोर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा और माफ़ कीजिएगा उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ा देगा। और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर होगा। जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुआ। जैसे ही मेन ब्लॉक का ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम को हम लिखते हैं और ये कुछ अलग अलग हमने चीज़ें समझी। धीरे धीरे आप लोग लेक्चर 1 बाय 1 देखते चलिए, आपकी समझ बहुत गहरी हो जाएगी। हर एक चीज़ बड़े ही अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में हम क्लियर करेंगे, कुछ डाउट नहीं रहने देंगे। तो चलो दोस्तों, चट मंगनी पट ब्याह कर ही लेते हैं इस प्रोग्राम को, जिसको अभी हमने बोर्ड पर सीखा, हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके रन करके देख ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुभ काम में देरी किस बात की। जैसे ही आप टर्बो C++ की IDE को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने प्रकट हो जाएगी। फिर हम इसमें से फाइल में जाकर, यहाँ ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग। इनमें से हम फाइल वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो वो कैसे चूज़ करेंगे, तो Alt+F जैसे ही हम दबा देंगे तो वो फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। तो देखिए जैसे हम करते हैं
F हमने दबाया तो यहाँ न्यू में चले गए, और न्यू में जैसे ही हम गए तो एक नीली नीली रंग की स्क्रीन हमारे सामने प्रकट हुई, गहरे नीले रंग की स्क्रीन। तो ये वो स्क्रीन है दोस्तों जिस पर अब हम कुछ टाइप करेंगे, हमारा प्रोग्राम हम टाइप कर सकते हैं। अगर ये फुल स्क्रीन आपको नज़र नहीं आए तो आप F5 दबा दें, तो उससे ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी, नीली नीली स्क्रीन। अब इसमें हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम है उसको। तो हमने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड, फिर ऐसे ये ब्रैकेट्स बनाए हमने, लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह के ब्रैकेट इसमें बनते हैं। और फिर हमने लिखा stdio.h, पहली हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। फिर हमने लिखा हैश इंक्लूड, फिर हमने लिखा conio.h। तो ये हेडर फाइल वाला काम हमने कर लिया यहाँ पर। फिर आगे का काम था void main हमको लिखना था, हमने लिख दिया यहाँ पर void main। फिर void main लिखकर पैरेंथेसिस भी लगा दिया उसके। फिर अगली लाइन में आए, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने लिखा CLR SCR, फिर लिखा printf लिखकर इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने लिख दिया माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, फिर हमने लिख दिया गेट ch, सेमीकोलन लगाया, कर्ली ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। तो ये प्रोग्राम हमने टाइप कर दिया, हमारा पहला प्रोग्राम। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लें, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे तो इसका ऊपर एक नाम लिखा आ रहा होगा नो नेम 00.cpp। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है, अपने आप ही नाम आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सेव करके अभी कोई नाम नहीं दिया। और इसका एक्सटेंशन आ रहा है .cpp एक्सटेंशन। तो दोस्तों यहाँ टर्बो C++ के कंपाइलर के अंदर दो तरह के एक्सटेंशंस होते हैं, तो .cpp। अगर .cpp से आपने प्रोग्राम को सेव कर लिया तो ये C++ के कंपाइलर के से कंपाइल होगा। .cpp की वजह से C++ का कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। और अगर आपने आपके प्रोग्राम को सेव करके .c एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया तो फिर C का कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो अभी दोस्तों हम C का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसको .c से ही सेव कर देते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं सेव। पहले तो हम फाइल वाले मेन्यू को ओपन करते हैं Alt+F दबाकर, फिर ये सारे ऑप्शन आए, इन सारे ऑप्शंस में से हम चुन लेते हैं यहाँ पर सेव को। जैसे ही हम सेव के ऑप्शन को चुनेंगे तो यहाँ पर हम इसका एक नाम दे देते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया, मान लेते हैं PR.c। PR हमने इसको नाम दिया, फिर .c, और फिर हमने यहाँ दबा दिया ओके। तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया, और वो भी .c एक्सटेंशन के साथ सेव हो गया। तो ऊपर इसका नाम अब एकदम से चेंज हो गया, और वो नाम हो गया इसका PR.c। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे दोस्तों तो C का कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। तो ये प्रोग्राम हमने पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा अगला कदम ये होता है कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका कंपाइलेशन हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो आइए मित्रों, इसको अब हम कंपाइल करें। तो कंपाइल करने के लिए हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट ऑप्शंस। इनमें से हम कंपाइल को चुन लेंगे। कैसे चुनेंगे कंपाइल को? तो हम Alt+C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अल्टर के साथ हमने C दबाया तो एक कंपाइल का पूरा मेन्यू खुल गया। यहाँ कंपाइल का ऑप्शन हमारे सामने है। इस कंपाइल के ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर आप इतने सब प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते और आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो आप Alt+F9 दबा दें। अल्टर की के साथ F9 दबा दें, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो अभी हम कंपाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन होने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, तो हमारे प्रोग्राम का अब कंपाइलेशन की प्रोसेस चल रही है। और वो अब यहाँ पर एकदम जैसे कंपाइलेशन की प्रोसेस पूरी हुई तो एक विंडो हमको दिख रही है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। जैसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मेन फाइल जो है प्रोग्राम की, तो उसका नाम है PR.c। फिर
जो कंपाइलेशन हुआ है तो वो pr.c का हुआ है। फिर कुछ हमारे सामने इन्फॉर्मेशन है, जैसे टोटल लाइंस कंपाइल्ड तो लिखा रहा है 462 और फाइल्स लिखा रहा है 462। तो भाई 462 लाइंस कैसे हो गई? यहाँ तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 के आसपास लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब थी 8 लाइंस और कंपाइल बता रहा है 462 लाइंस। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो इस चीज़ को भी बाद में जाकर समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की है दोस्तों, तो उनके अंदर भी काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। वो पूरी फाइल यहाँ पर प्रोग्राम में हमारे इंक्लूड हो जाती है प्री प्रोसेसर के द्वारा, तो वो बात की बात है। तो अभी कंपाइलेशन पर हमको 0 एरर बताता है, कोई एरर नहीं, हमने प्रोग्राम लिखने में कोई गलती करी ही नहीं, इसलिए हमको बोलता है भाई एरर है तुम्हारी 0। और वार्निंग्स बता रहा है 0। तो दोस्तों एरर और वार्निंग में कुछ अंतर है। अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गई तो उस एरर को सुधारे बिना हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते दोस्तों। पर अगर एरर आई है 0 और कुछ वार्निंग्स आई है, तब हम प्रोग्राम को रन तो कर सकते हैं। तो वार्निंग्स आने से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जा सकता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के काबिल है। पर अगर एरर्स आई तो उन एरर को करेक्ट करे बिना हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वार्निंग्स क्यों आती हैं? वार्निंग्स तो दोस्तों इसलिए आती है कि एक तरह से ये कंपाइलर की तरफ से हमको वार्निंग होती है कि आप ये सुधार आपके प्रोग्राम में कर लें, कुछ सुधार आप आपके प्रोग्राम में कर लें ताकि आपका प्रोग्राम थोड़ा एफिशिएंट हो जाए। तो अब हम देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि एरर्स तो 0 है, रन करने के काबिल तो है ही हमारा प्रोग्राम। तो आइए दोस्तों इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम अब अल्टर के साथ R प्रेस करेंगे। अभी वो जो विंडो थी तो वो विंडो गायब कैसे हुई दोस्तों? तो एंटर की प्रेस करते से ही वो वाली जो विंडो थी जो कंपाइलेशन के प्रोसेस के बाद आई थी तो वो गायब हो गई थी। अब हम वापस अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन है फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल। रन को सेलेक्ट करेंगे तो अल्टर के साथ हमने R दबाया, रन वाला मेन्यू खुल गया। अब जैसे ही हम यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दोस्तों रन होने लग गया हमारा प्रोग्राम। जैसे ही रन हुआ आउटपुट स्क्रीन पर हमको मैसेज नज़र आया, माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, जैसा कि हमने बात की थी। और माय फर्स्ट सी प्रोग्राम में एम के जस्ट बाद एक ब्लिंक होता हुआ सा कर्सर सा हमको नज़र आ रहा है। तो ये आउटपुट स्क्रीन है हमारी काले रंग की, एकदम से काले रंग की एक गहरी अंधेरी सी स्क्रीन हमारे सामने प्रकट हुई और उस पर जैसे आसमान में तारों की तरह ये माय फर्स्ट सी प्रोग्राम चमक रहा है। और हमारी आउटपुट स्क्रीन का एकदम लेफ्ट मोस्ट टॉप जो कॉर्नर है वहाँ से हमारी आउटपुट स्क्रीन की शुरुआत होती है, इसलिए जो भी मैसेज प्रिंट हो रहा है वो वहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आउटपुट नज़र आया। तो ये आउटपुट स्क्रीन पर माय फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। अब ये आउटपुट स्क्रीन ठहरी हुई है। जो हमारी ब्लू कलर की स्क्रीन थी जिसमें हमने प्रोग्राम टाइप किया था, जो एडिटर था हमारा जिस पर हमने पूरे प्रोग्राम को टाइप किया था, उस स्क्रीन से अब एकदम से हम इस आउटपुट स्क्रीन तक आ पहुँचे। और यहाँ आउटपुट हम देख रहे हैं, तसल्ली से हमको दिख रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम। हमारी इस आउटपुट स्क्रीन को अभी रोका हुआ है दोस्तों गेट ch फंक्शन है। यहाँ गेट ch फंक्शन हमको दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर वो इंटरनली जो एग्जीक्यूट हुआ जब वो गेट ch फंक्शन, तो उसने ये काम किया है कि हमारी आउटपुट स्क्रीन को रोक रखा है। कब तक रोक रखा है? जब तक कि हम यहाँ कीबोर्ड से कोई एक कैरेक्टर प्रेस नहीं कर देते। तो अब हम क्योंकि आउटपुट तो देख चुके हैं, अब हम लौटना चाहते हैं वापस उसी स्क्रीन पर जहाँ हम प्रोग्राम को टाइप कर रहे थे। तो हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर प्रेस कर देते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेट यहाँ से प्रेस कर दो तो आपको वापस उस ब्लू स्क्रीन पर ले जाएगा जहाँ हम प्रोग्राम को टाइप कर रहे थे। तो हमने जैसे ही मान लीजिए मैं अभी यहाँ इस वक्त कीबोर्ड से के प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने के प्रेस किया मैं सीधा वापस मेरी एडिटर स्क्रीन पर आ गया, क्योंकि जो गेट ch फंक्शन था उसको एक कैरेक्टर चाहिए था। जैसे उसको एक कैरेक्टर मिला उसने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ने दिया, और जैसे ही ये क्लोजिंग जो कर्ली ब्रैकेट था मेन फंक्शन का ये इनकाउंटर हुआ, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आइए दोस्तों कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ हेडर फाइल्स हैं,
stdio और conio। तो जो stdio हेडर फाइल है वो प्रिंट एफ फंक्शन को सपोर्ट कर रही है, और conio जो हेडर फाइल है वो clr scr और गेट ch फंक्शन को सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कैसे कर रही है भाई? ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट करने का मतलब दोस्तों यहाँ ये नहीं है कि ये हेडर फाइल्स इन फंक्शन को कंधे पे बैठा कर कहीं मेला घुमाने ले जा रही है। सपोर्ट करने का क्या मतलब है, इस पर इस चीज़ पर हम बाद में खुलकर चर्चा करेंगे। तो अब इन दोनों फंक्शंस की खासियत देखिएगा दोस्तों। अभी हमने CLR SCR फंक्शन हमारे प्रोग्राम में लगाया था, अब हम क्या करते हैं, CLR SCR फंक्शन को हटा देते हैं। ये हमने CLR SCR फंक्शन को हटा दिया। अब एक लाइन कम हो गई। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों कि इन इंस्ट्रक्शंस के बीच में आप स्पेसेस कितने भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ आपने अगर बीच में लाइंस का गैप आ गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन चिपके हुए रहें एक दूसरे से। अब हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो पिछली बार आउटपुट स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा था, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम आउटपुट नज़र आया था। इस बार हमने CLR SCR को हटा दिया, यानी कि इस बार क्लियर स्क्रीन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन इस बार क्लियर नहीं होगी। इसका मतलब पिछली बार जब हमने इसी प्रोग्राम को रन किया था तब आउटपुट स्क्रीन पर कुछ मैसेज प्रिंट हुआ था, वो मैसेज अभी भी प्रिंट हुआ है। और फिर से जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब जो इस प्रोग्राम से वापस माई फर्स्ट सी प्रोग्राम प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि दो माई फर्स्ट सी प्रोग्राम अब हमको नज़र आएंगे। तो इसको हम रन करते हैं। तो जैसे हमने इसको रन किया तो देखिए दोस्तों, यहाँ नज़र आ रहा है माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये जो पहला माई फर्स्ट सी प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये पिछले वाले प्रोग्राम से है। जब हमने पिछली बार इसी प्रोग्राम को रन किया था तो उसी का आउटपुट या आउटपुट स्क्रीन पर रह गया। और फिर इसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक और माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, जो इस वाले प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर नज़र आ रहा है। तो CLR SCR फंक्शन इसलिए बड़े काम का है यहाँ पर, ताकि हमको उसी ही प्रोग्राम का आउटपुट नज़र आए जिस प्रोग्राम का हम आउटपुट देखना चाहते हैं। जैसे हम इसी प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं। अब जैसे हम रन करेंगे तो जैसे हमने रन किया, अब आउटपुट स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 3 बार माई फर्स्ट सी प्रोग्राम नज़र आ रहा है। 2 बार तो वो जब हमने पहले 2 बार इस प्रोग्राम को रन किया था वहाँ से ये माई फर्स्ट सी प्रोग्राम 2 बार हमको प्रिंट होता हुआ नज़र आया। और तीसरा वाला जो अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले ही जब हमने अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, करंट एग्जीक्यूशन से जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो भी यहाँ नज़र आ गया। तो इस तरह से CLR SCR फंक्शन का बड़ा ही यूज़ है। अभी हम और इस CLR SCR फंक्शन के अलग अलग पहलुओं को डिस्कस करते हैं दोस्तों, और गेट ch के पहलुओं को भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी से मैं चाहता हूँ इजाज़त, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।